हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आज की केस स्टडी आपके लिए है। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो सुना ही होगा। राकेश झुनझुनवाला जी को इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। वॉरेन बफे वर्ल्ड के महान इन्वेस्टर हैं। कभी उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आज हम एक राकेश झुनझुनवाला जी की केस स्टडी आपके सामने लेके आए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे उन्होंने 500 रुपये से अपना पोर्टफोलियो शुरू करके उसको 50,000 करोड़ तक पहुंचाया। ये एक आसान काम नहीं था कि 500 रुपये का पोर्टफोलियो को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना। कभी उनकी पूरी जीवन गाथा आपको सुनाएंगे फिर किसी दिन। आज उनकी एक केस स्टडी हम आपके लिए लेकर आए हैं। गलतियां देखिए इंसान से ही होती हैं। राकेश झुनझुनवाला जी एक अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियां करता है, फिर उसी से सीखता है इंसान। तो एक उनके केस स्टडी है जो हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। हुआ यूं कि बात है सन 2004 की, जब उनका पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ के करीब पहुंच गया था। तो एक दिन वो अपनी फैमिली में माता जी के साथ बैठे हुए थे। तो उनकी माता जी ने कहा, जैसा कि इंडियन मम्मियाँ कहती हैं कि बेटा कुछ प्लॉट ले ले, कुछ प्रॉपर्टी ले ले, ये क्या शेयर वेयर में लगा रहता है तू। तो वैसे ही उनकी माता जी भी थी। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह उनको समझाया। चाहे उनका बच्चा इंडिया का महान इन्वेस्टर था, लेकिन वो उनके लिए तो बच्चा ही था ना। तो उन्होंने एक अपने बच्चे को समझाया कि बेटा तू सारा पैसा ये शेयर मार्केट में लगाता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी इतना बढ़ गया इतना घट गया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो तू कुछ पैसा प्रॉपर्टी वगैरह में भी लगा। तो अपनी माता जी का नाम की बात सुनते हुए उन्होंने कुछ पैसा शेयर से निकाल कर प्रॉपर्टी में लगाया। तो प्रॉपर्टी ढूंढनी उन्होंने शुरू करी। तो बॉम्बे में उनको एक प्रॉपर्टी पसंद आई जिसकी वैल्यू 27 करोड़ रुपए थी। तो उनका तो 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था। उसमें से उन्होंने किसी कंपनी को उठाया, उसके 27 करोड़ के शेयर बेचे और सीधा उन्होंने वो प्रॉपर्टी ले ली। अब कहाँ 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 27 करोड़ रुपए निकालने उस पोर्टफोलियो में से उनके लिए कोई बहुत हैवी टास्क नहीं था। तो उन्होंने सिंपली ले लिया। उस कंपनी का नाम मैं आपको बताऊं, उस कंपनी का नाम था क्रिजाल लिमिटेड, जिसके शेयर उन्होंने बेचे थे। तो 2004 में वो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली। फिर वो प्रॉपर्टी उन्होंने 2015 में बेची। जो प्रॉपर्टी उन्होंने 27 करोड़ में ली थी 2004 में, वो 2015 में उन्होंने 48 करोड़ में बेची। तो यहाँ उनको 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में उनके सब खुश थे। उनकी माता जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कि हमारी प्रॉपर्टी इतने फ़ायदे में बिकी है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी खुश नहीं थे। उनको पता था वो क्या खो चुके हैं। तो आपको असलियत बताते हैं अब इसकी। 2004 में ये 27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उन्होंने जिस कंपनी के शेयर बेचे थे, उस कंपनी के उतने ही शेयर 2015 तक आते आते 2700 करोड़ रुपए के हो गए थे दोस्तों। और इन 9 सालों में 9-10 सालों में जो भी टाइम पीरियड है, उस कंपनी ने 50 करोड़ का डिविडेंड भी दिया था। उस कंपनी ने 50 करोड़ का डिविडेंड दिया और 2,700 करोड़ उसकी वैल्यू हो गई थी। और टोटल 2,750 करोड़ लगभग ये बैठा। और उनको कितना प्रॉफिट हुआ? मात्र 21 करोड़ का। तो ये एक केस स्टडी है। आप लोग बैठिएगा कभी शांति से, तो इस बारे में सोचिएगा कि कोई भी चीज़ हम हासिल करते हैं तो उसकी एक हमको वैल्यू चुकानी पड़ती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी वो कीमत इमोशनली कीमत होती है, कभी वो कीमत इकोनॉमिकली भी होती है, फाइनेंशियली भी होती है। तो यहाँ इस केस स्टडी में उनकी कीमत, फाइनेंशियल कीमत उन्होंने चुकाई। इमोशनल कीमत तो वो जीत गए कि अपनी माँ के इमोशंस, अपनी माता जी के इमोशंस उन्होंने जीते कि मेरे बेटे ने
प्रॉपर्टी खरीदी करके। लेकिन फाइनेंशियल कीमत क्या चुकाई वो राकेश झुनझुनवाला जी अच्छे से जानते थे। हमसे और आपसे भी अच्छे से शायद वो जानते होंगे, क्योंकि वो अलग ही टाइप के इन्वेस्टर थे। उनको एक एक पैसे की कीमत पता होती थी, वैल्यू इन्वेस्टर की तरह। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने भी एक घर खरीदा या जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, वैसे एक हिंदुस्तान का एक आम आदमी भी चाहता है कि वो अपने जीवन में एक अपना घर बनाए। लेकिन आपको पता है आंकड़े, डाटाज क्या कहते हैं कि 80% इंडियंस के पास अपना घर नहीं है। केवल 20% इंडियंस ही हैं जो अपने घर में रहते हैं। 80% इंडियंस अपने घर में नहीं रहते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की यंग पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। 20 से 40 साल वाले जो उम्र के लोग हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो इंडिया में ही रहते हैं। कहीं भी इतनी यंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में नहीं है। तो जितनी यंग पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन आजकल एक अलग अपना घर चाहती है। उसके कई सोशल रीजंस हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अब इतने 150 करोड़ की आबादी वाली कंट्री को इतने घर कहाँ से दिए जा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है, लैंड तो लिमिटेड है, लैंड तो कहीं से आ नहीं सकती। अब लोग इतने हैं, घर सबको अपना अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप इतनी ऊंचाई से ऊपर बिल्डिंग को नहीं ले जा सकते हैं, और ये हैं वो, ये सब गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक रूल काम करता है, मैं आपको बताऊं, 5-20-40 का। अगर आपने अपना घर खरीदना है तो उसका रूल है 5, 20 एंड 40, और उसका एक रेशो है। मैं कभी गूगल करके आप देखिएगा कि हाउस आपकी एनुअल इनकम रेशो टू हाउस, एनुअल इनकम रेशो टू हाउस प्राइस, तो उसमें आपको निकल के आएगा ये रेशो 5-20-40 का रेशो के आप आपसे निकल ले सकते हैं कि आपकी कितनी सालाना इनकम का कितने गुना तक आपको रियल एस्टेट में या अपने घर में पैसा लगाना चाहिए। सपोज़ अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है तो आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं। तो इस 12 लाख का 5 गुना, 12 लाख का 5 गुना हुआ 60 लाख। तो आपको मैक्सिमम 60 लाख तक का घर खरीद लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपने घर में नहीं करनी चाहिए। तो ये तो इंडिकेट कर दिया हमने 5 को। अब आ गया 20 को। तो ये जो 60 लाख के लिए आप लोन लेंगे, इसका 20 ईयर्स की आपको EMI बनवानी है। 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं बनवानी है, 20 साल की EMI हो गई। अब 5-20, अब ये 40 क्या चीज़ है? 40 है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी होम लोन के रीपेमेंट की, वो आपकी मंथली इनकम की 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह आप कमा रहे हैं तो 40,000 रुपये से ज़्यादा की आपकी EMI नहीं बननी चाहिए। ये एक रूल है 5-20-40 का। आप कभी भी गूगल करके देखिएगा तो उसमें आपको इसका और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और इसके बारे में अगर आप और वीडियो और ज़्यादा डिटेल में वीडियो सुनना चाहते हैं मेरा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बताएंगे। अभी तो हमारा वीडियो उस पॉइंट पे नहीं है, ये केवल आपको एक हम आउटलुक दे रहे हैं इस चीज़ का। तो ये आपको 5-20-40 का समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आपको अपने घर की प्लानिंग करनी है। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं आपको कि कई लोग जो होते हैं वो उसके एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, 3-3, 4-4 घर लेके आप क्या करेंगे? कोई उसमें आपको वैल्यू ग्रोथ मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने आपको राकेश झुनझुनवाला जी का केस बताया। अब उसमें हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। कुछ आपको एक आपका अपना रहने का घर ज़रूर होना चाहिए, आप अपना घर बनाइए। लेकिन बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है आपको वो इक्विटी से ज़्यादा आपको रिटर्न कोई भी इक्विटी क्लास, कोई भी एसेट क्लास नहीं दे सकती है। ये आप ध्यान रखें। अगर आपको रिटर्न लेना है आपको इक्विटी में जाकर रिस्क लेना ही पड़ेगा। वहाँ रिस्क भी है लेकिन रिटर्न भी वहीं है। हर शेयर क्रिजाल नहीं होता, हर शेयर इन्फोसिस नहीं होता, हर शेयर TCS नहीं होता। यहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट में येस बैंक और वोडाफोन जैसे शेयर भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा डुबोया भी है। तो ये एक केस स्टडी है अपने आप में। आप इसके बारे में सोचिएगा, विचारिएगा, और कोई और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा।
नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।